we are going to discuss about the host pathogen interactions. So as you know कि हमारे आसपास कितनी सारी micro organisms हैं, and on a daily basis we ingest, inhale or we transport thousands of organisms like bacteria or virus or protozoans, right? And most of them have no ill effects due to the protective mechanisms in our body. We have certain defenses. So इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली जो होस्ट है और पैथोजन इंटरैक्शन है वो क्या होता है कि एन इंडिविजुअल और एनिमल स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट जनरेट्स एन एनवायरनमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंटरैक्ट विद द बॉडी, and this interaction between host and organism is known as the symbiosis, right? अब क्या होता है बॉडी नॉर्मल फ्लोरा. व्हाट इज़ बॉडी नॉर्मल फ्लोरा? एक्चुअली जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स होते हैं, नेचुरल फ्लोरा का मतलब क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस नेचुरल नॉर्मल फ्लोरा? So humans and animals, they have certain friendly organisms, microorganisms throughout their bodies that survive as the normal flora, and they colonize a host but they do not cause any disease. तो कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो कि काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और वो ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में सर्वाइव करते हैं, बट वो उनको कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं. लेकिन हाउएवर if these organisms they begin to cause any damage to the host by invading the tissues or by producing certain toxins, तो तब हम कह सकते हैं then they become the pathogens, right? So this is the basic meaning of the normal flora. And हम पढ़ क्यों रहे हैं, like what is the significance of this host pathogen interactions, right? So host pathogen interactions provides us the information that can help the scientists and the researchers to understand the disease pathogenesis, the biology of one or more pathogens, as well as the biology of the host. So it is through these interactions that the basic research discoveries are made, right? So this was a kind of introduction. Now जो हमारी नॉर्मल फ्लोरा है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. वन इज रेजिडेंट फ्लोरा. रेजिडेंट फ्लोरा मीन्स विच सर्वाइव फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, एंड वन इज ट्रांजिएंट फ्लोरा विच इज टेम्पररी. And this normal flora, what is the function of this normal flora? It provides defense against invading pathogens by covering the adherence sites, producing toxic compounds, prevent pathogens to consume the nutrients, ताकि उनकी ग्रोथ ही ना हो पाए. तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये हमें पैथोजन से डिफेंड करता है. एक हमारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी पैथोजेंस. ऐसा कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी सिक्रीट करेगी या कुछ ऐसा करेंगे कि जो पैथोजेंस हैं उनको खाना ही ना मिले, उन्हें न्यूट्रिएंट्स ही ना मिले, ताकि वो खुद ब खुद मर जाए, राइट? सो अगर डिज़ीज़ इज़ टू अकर, अगर डिज़ीज़ होना है तो डिज़ीज़ किस कंडीशन में होती है? जब हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, राइट? हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तब डिज़ीज़ होती है. क्योंकि जब हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा, दिस विल अलाउ द पैथोजेंस टू ओवरकम आवर नेचुरल फ्लोरा. जैसे कि अगर पीएच में चेंज आता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है पैथोजेंस जो हैं वो हावी पड़ जाते हैं हमारी नेचुरल फ्लोरा के ऊपर. या फिर अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो बहुत ज़्यादा तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल नॉर्मल फ्लोरा है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड पैथोजेंस जो हैं वो इजीली इन्वेड कर जाते हैं और वो डिजीज़ कॉज कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज होस्ट डिफेंसेस. देखो, अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू इन्वेड unless it overcomes an animal or an individual host defenses, right? जब तक कि वो host के डिफेंस को पार नहीं कर देता ना, उसको ओवरकम नहीं कर लेता, तब तक वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, तब तक वो इन्वेड नहीं कर सकता. तो होस्ट के पास भी कुछ डिफेंसेस होते हैं
जैसे कि स्किन और म्यूकोसल सिक्रीशंस, नॉन स्पेसिफिक लोकल रिस्पॉन्सेज लाइक पीएच, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज जिसमें कि लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं. नाउ द पैथोजन डिफेंसेस. अब ये नहीं है कि सिर्फ होस्ट के पास ही डिफेंस मैकेनिज्म है. पैथोजन भी पूरी तैयारी करके आया होता है कि मेरे को डिजीज़ कॉज करनी है, तो उसके पास भी डिफरेंट लाइक एबिलिटीज़ होते हैं, डिफरेंट डिफेंसेस होते हैं. So the pathogen contains the virulence factors that promote the disease formation and that provide a kind of opportunity for the microbe to infect and to cause the disease. And the greater this virulence, the more likely the disease will occur, right? And such factors includes the ability to adhere to a host, ability of a pathogen to colonize, ability of a pathogen to evade the host, defenses. सो ये सारी जो डिफेंसेस हैं वो होस्ट के डिफेंसेस होते हैं. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस, किस तरीके से एक डिज़ीज़ कॉज होती है, किस तरीके से जो हमारा होस्ट है उसको इन्फेक्शन होता है एंड पैथोजन कैसे करके जो है डिज़ीज़ कॉज कर पा रहा है, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं. The first stage is transmission, then adherence, then invasion, then colonization, then evasion of host defenses, and after that, damage or disease to the host tissues, and then the pathogen exit from the body, and then its survival in the environment. Then again, when it is survived in the environment, again it has the ability that it can again cause the disease, right? It can again be transmitted. So this is a kind of overview, and now we are going to see these steps in much detail. So the first step is the transmission. What happens in the transmission? So in order to begin the infection and eventually cause the disease, pathogens, they must find a transmission route, right? And this transmission of an infectious agent can occur in many ways, but it is typically through the exposed skin, for example a cut or a wound, right? जब भी आपको कट लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो एंड आपको कुछ कट लग गया है, कट होने की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज है वो इजीली आपकी स्किन के अंदर जा सकते हैं, और थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, राइट? सो these are the routes by which it can enter. Then the second step is adherence. Adherence means what? So once the pathogen has gained access to the body, it must have some means of attaching itself to the host tissues, right? अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बारी तो वो एंटर हो चुका है, एंटर होने के बाद अब उसकी क्या होने वाली है, अटैचमेंट, उसको अटैच होना पड़ेगा, राइट? होस्ट के टिश्यूज़ में. सो दिस अटैचमेंट इज called as the adherence, and it is very necessary step in the pathogenicity. and ये कैसे होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके पास लिगेंड्स होते हैं which are the projections that attach to the host receptors, right? जो होस्ट के जो सेल्स हैं उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि माइक्रोब के पास जो लिगेंड है फिर उनकी बाइंडिंग होती है. सो if the microorganism don't adhere to the host cell membrane, disease will not occur. सिंपल सी बात है कि अगर adherence step नहीं हुआ है, अगर वो अटैच नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो पा रही है पैथोजन की, तो फिर डिजीज़ कॉज नहीं होगा, राइट? द थर्ड स्टेप इज़ इन्वेजन. सो एट दिस पॉइंट द माइक्रोब्स दे बिगिन टू इन्वेड द होस्ट एंड दे प्रोड्यूस द बैक्टीरीमिया. व्हाट इज़ बैक्टीरीमिया का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है. सिमिलरली वायरीमिया का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड, राइट? And the microorganisms, they are exposed to many barriers after introduction into the host, right? एक बारी वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी भी तो होस्ट के पास भी तो बहुत सारे बैरियर्स है ना. सो
ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, सम द बैक्टीरियाज दे आर एबल टू कॉज द डिज़ीज़। कुछ बैक्टीरियाज तो डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिज़ीज़ मतलब वो हमारे जो बैरियर्स हैं, एपिथेलियल बैरियर्स हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं एंड वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, राइट। एंड वंस दिस एपिथेलियल बैरियर हैज़ बीन पेनिट्रेटेड, ये पैथोजेंस क्या होने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कॉलोनाइजेशन। सो कॉलोनाइजेशन इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो पैथोजेंस हैं एक बार ये एंटर कर गए तो अब वो क्या करेंगे, एक पैथोजन से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं एंड बहुत रैपिड रेट पे, राइट। एंड यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको ओवरकम कर देते हैं। नॉर्मल फ्लोरा मीन्स जो हमारे गुड बैक्टीरियाज, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमें डिफेंड कर रहे हैं, तो उनको वो ओवरकम कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं टॉक्सिन्स रिलीज़ करके। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज जो पैथोजेंस हैं वो compete कर रहे हैं नॉर्मल फ्लोरा के साथ फॉर द स्पेस एंड फॉर द न्यूट्रिशन, right? They are competing with the normal flora, and the pathogens, they usually colonize the host tissues that are in contact with the external environment. And during this colonization, the host begins to show signs of like blood infection where the bacteria are reproducing. तो इस टाइम पे क्या होता है, जब कॉलोनाइजेशन होती है तो आप देखोगे कि जो होस्ट है उसकी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो हैं बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नाउ अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कॉलोनाइजेशन का टाइम है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, सो सर्टेन पैथोजेंस जो होते हैं वो कम कंटेजियस होते हैं, लाइक दे आर लेस हार्मफुल एंड देयरफॉर दे रिक्वायर लार्जर नंबर ऑफ पैथोजेंस। तो उन्हें ज़्यादा नंबर चाहिए, मतलब कुछ तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं पैथोजेंस कि वो अगर 2-4 भी हैं तो भी डिज़ीज़ कॉज कर देंगे, और कुछ लेस कंटेजियस होते हैं, यानी कि वो थोड़े वीक होते हैं, इसलिए वो भी डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, बट उनको क्या चाहिए, बहुत सारे चाहिए, उनको लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शिजेला है उसको 10 से लेके अगर 100 होंगे नंबर में तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर सैल्मोनेला को डिज़ीज़ कॉज करना है, अगर उसको कंटेजियस होना है, तो एटलीस्ट आपको 10 लाख नंबर चाहिए, राइट। सो इट इज़ लेस कंटेजियस देयरफॉर। द नेक्स्ट स्टेप इज़ evasion ऑफ द होस्ट डिफेंसेस। सो आफ्टर द colonization step, the pathogens, they circumvent the host innate and adaptive defenses by the phagocytosis. There are several multiple mechanisms जो कि पैथोजन यूज़ करता है ताकि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को इवेड कर दे। फॉर the innate system, this includes the intracellular pathogens that live inside a cell, host cell, and avoid phagocyte recognition by producing capsules, prevents the phagocytosis. So ये क्या करता है कि एक बारी अब ये क्या करता है, जो होस्ट का इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। ये क्या करेगा कि रिकॉग्निशन, फेगोसाइट रिकॉग्निशन को रोक देगा, या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा जिससे कि फेगोसाइट्स किल हो जाएंगे। एंड फेगोसाइट्स ही तो होते हैं वो सेल्स जो कि बाहर के पैथोजन को डिग्रेड करते हैं, राइट। एंड ये जो हमारे पास पैथोजेंस हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को रोक सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ रुकावट ला सकते हैं, राइट। एंड एट द एंड क्या होगा, फेगोसाइट सर्वाइव हो जाएगा अगर वो इनेट इम्यूनिटी को ओवरकम कर लेता है, उससे बच जाता है। फिर अडेप्टिव डिफेंसेस भी हैं हमारी बॉडी में, तो ये पैथोजन अडेप्टिव डिफेंसेस को भी इसे ओवरकम करना है अगर इसे हमें डिजीज़ कॉज करना है तो। सो पैथोजेंस, दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीजेस। प्रोटीजेस क्या होते हैं, दिस अलाउ ईच पैथोजन टू अवॉइड द एंटीबॉडीज़, और ये कैटालिसिस सिक्रीट कर सकते हैं जो कि क्या करता है, डाइजेशन ऑफ द एनगल्फ पैथोजन को प्रिवेंट करेगा।
सो दीज वर सम ऑफ द डिफेंसेस जो कि पैथोजन यूज़ करता है बचने के लिए. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कॉज डैमेज और डिजीज़ टू द होस्ट. अब वो स्टेज आ चुकी है जब पैथोजन, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, राइट, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमारे सारे के सारे जितने डिफेंस फोर्सेस थी ना, जितनी हमारी इनेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, जितने हमारे सेल्स थे, जितने हमारे बैरियर्स थे, जितने भी हमने डिफेंस के लिए जितने भी बैरियर्स बनाए थे, अब वो पैथोजन क्रॉस करता रहा, करता गया एंड वो अब इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब वो क्या कर सकता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है. सो द डैमेज कैन अकर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट में क्या है कि टॉक्सिन्स, वो सीधा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं एंड फिर उसको मतलब सीधा हॉस्ट की बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्ट मेथड में. तो ठीक है, और ये टॉक्सिन्स कैसे हो सकते हैं, ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं एक्सोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन्स का मतलब होता है कि पैथोजेंस ऐसे प्रोटीन सिक्रीट कर रहे हैं जो कि होस्ट को डैमेज पहुंचा रहे हैं. ठीक है, होस्ट के या तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रप्चर कर दे रहे हैं. एंड एंडोटॉक्सिन्स का मतलब है ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं, पैथोजन उनको रिलीज़ करेगा व्हेन अ सेल इज़ किल्ड. एक्सोएंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं दैट फंक्शन आउटसाइड द होस्ट सेल्स और टिश्यूज एंड दीज इंक्लूड्स द कोएगुलेज. कोएगुलेज का मतलब होता है जो कि एक फाइब्रिन क्लॉट बनाता है दैट हाइड्स द माइक्रोब फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस. वो छुपा देता है माइक्रोब को कि वो उसकी फेगोसाइटोसिस ना हो. Similarly, we have hyaluronidase. This enzyme breaks the connective tissues. और जो फाइब्रिनेज है वो क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द ब्लड क्लॉट्स ताकि जो पैथोजेंस है वो उनका स्प्रेड चलता रहे, कॉन्टिन्यू रहे. मतलब अब ये जो स्टेज थी ना, अभी तक वो डिजीज़ कॉज कर चुके हैं. अब बारी है उनके एग्जिट की. अब टाटा बाय बाय करने की बारी है पैथोजेंस को. सो पैथोजेंस जो है दे मस्ट एग्जिट द बॉडी एंड ये किस तरीके से होता है, डिफरेंट रूट्स. मतलब एक बारी जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है. स्प्रेड होने का मतलब है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट की, इन्फेक्टेड बंदे की बॉडी से दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी तक जा रहा है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो किसके थ्रू जा रहा है, बेसिकली इट इज़ एग्जिटिंग द होस्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लाइक ज़ुकाम है, कॉमन कोल्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं. तो कॉमन कोल्ड में अगर कोई छींक मारता है, स्नीज़ करता है, तो उसकी और ड्रॉपलेट्स जो हैं अगर आपने उसको लाइक इनहेल कर लिया या फिर आप उसकी कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी उसका शेयर कर रहे हो, तो वो जो वायरस है दैट इज़ कॉजिंग द कॉमन कोल्ड, राइट, राइनो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा. सो एग्जिट ऑफ द हॉस्ट, एग्जिट फ्रॉम द हॉस्ट. तो हॉस्ट की बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा, मतलब एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट में कैसे फैलेगा, थ्रू स्नीजिंग, कफिंग और क्वाइटस, पस, ब्लड या इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट बाइट जैसे कि मलेरिया के अंदर, मलेरिया के केस में होता है, चिकनगुनिया के केस में होता है. मलेरिया के केस में क्या होता है कि जो हमारे प्रोटोजोन्स हैं वो स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट. और जो मॉस्कीटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो इज़ द कैरियर ऑफ द प्रोटोजोन दैट इज़ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. उसको वो ट्रांसफ़र करता है. स्पोरोजोइड्स इन इज़ द फॉर्म जिस फॉर्म में वो लाइक उनके अंदर होते हैं एंड वो ट्रांसफ़र करते हैं. तो मच्छर जब आपको काटेगा तो ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा मच्छर. ठीक है, सो इंसेक्ट बाइट से भी क्या हो सकते हैं, वो आपके स्प्रेड हो सकते हैं. Next is survival outside the host. Finally, a pathogen must be able to survive in the environment long enough to be transmitted to another host. Some are hardy and they can survive for several weeks. और कुछ होते हैं कि बाहर निकलते ही मर जाते हैं. So there are others that survive in like
quite a long time. Now there are several different factors जो कि इन्फ्लुएंस करता है होस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप को. द फर्स्ट इज़ पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी का मतलब है अबिलिटी टू कॉज द डिजीज़ इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. एंड देन यू हैव वायरुलेंस. वायरुलेंस का मतलब है कितना वो ज़्यादा लाइक पैथोजेनिक है, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कितना वो हार्मफुल है, कितना वो डिजीज़ कॉज कर सकता है. अब वायरुलेंस का पता कैसे चलता है, वो डिपेंड करता है मतलब कितना पैथोजन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है पैथोजन की जेनेटिक, बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, वन स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा मे ओनली कॉज अ फीवर. हो सकता है इन्फ्लुएंजा का एक जो स्ट्रेन है वो खाली फीवर कॉज करे या गले में थोड़ा सा खराश हो, और जो दूसरा है स्ट्रेन उसका वो हो सकता है निमोनिया कॉज कर दे या अदर सीरियस रेस्पिरेटरी कंडीशंस कॉज कर दे. राइट. सो डिपेंड करता है पैथोजन से पैथोजन पे कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है. वो अलग अलग जो स्ट्रेन होते हैं उनके वायरुलेंस का लेवल डिफरेंट होता है. देन इन्फेक्टिविटी का मतलब है लेवल एट विच अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू इन्फेक्ट और इन्वेड अ होस्ट. देन ट्रांसमिसिबिलिटी. एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेडनेस कितना है. जैसे कि अब ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है. राइट. एंड कॉमन कोल्ड भी क्या होता है, बहुत जल्दी से ट्रांसमिट होता है. अगर किसी को खांसी जुकाम होता है ना, उसके आसपास बैठ तो आपको भी हो जाता है. तो कितना जल्दी वो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. और ये डिपेंड लाइक नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डिपेंड करता है, डिस्टेंस से भी डिपेंड करता है. मान लीजिए एक बंदे को ज़ुकाम है, आप उसके पास में बैठे हो तो देयर आर चांसेस कि आपको भी ज़ुकाम हो जाएगा. सो इसलिए जिसको भी कॉमन कोल्ड होता है हम उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहते हैं. देन डिजीज़ स्टेजेस. डिजीज़ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं. सबसे पहला होता है लाइक इन्फेक्शंस जो होते हैं दे कैन बी आइदर सब क्लिनिकल और इनअपेरेंट. एंड एक्चुअली इसके ना काफ़ी सारे डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, फेजेस होते हैं डिजीज़ के, और वो डिपेंड करता है कि डोज लेवल ऑफ द माइक्रोब और माइक्रोब कौन से टाइप का है, उसका वायरुलेंस कितना है, कितना ज़्यादा खतरनाक है. द फर्स्ट स्टेप इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है it is the time between the infection and the first appearance of the symptoms. Then you have prodromal period which is of around 1 to 2 days incubation के बाद. एंड इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइक इतने ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे, हल्के फुल्के सिम्टम्स, जैसे थोड़ी सी थकावट सी हो जाती है या मसल्स जो हैं थोड़े से दुखने लग जाते हैं या हेडेक हो जाता है. तो ऐसे बहुत माइल्ड साइंस आपको दिखेंगे. एंड फिर आता है रिकवरी. रिकवरी occurs when the signs and the symptoms they are subsiding but the host may remain more susceptible to the infections. right. and उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो जब ठीक हो जाती है, लाइक जब हम दवाई खा लेते हैं या डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो हम कुछ जो मेडिसिन लेते हैं उनसे हम ठीक हो जाते हैं. सो एट दी एंड जो हमारी बॉडी है वो प्री डिजीज स्टेट पे आ जाती है, यानी कि जब हम पहले ठीक थे और फिर हमें बीमारी हुई, ठीक है, पैथोजन अटैक करा, हमें डिजीज़ हो गया, पर हमने फिर दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट लिया एंड फिर हम वापस से ठीक हो गए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन. इसमें हमने देखा किस तरीके से डिज़ीज़ कॉज हो रही है, पैथोजन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, वो कैसे बॉडी के अंदर इन्वेड कर लेता है एंड डिज़ीज़ को कॉज कर लेता है. सारे के सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए एट द एंड वो सर्वाइव अगर रहता है और फिर वो बहुत ज़्यादा रेट पर वो मल्टीप्लाई होता है एंड इट कॉज डिजीज़ इन दी होस्ट. So this was all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.